कक्षा ये जो 9 के सभी छात्र एवं छात्राएं हैं, आज ये लोग ध्यान से सुन लें। आज आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास इसमें होने जा रही है। इस YouTube चैनल में आपकी इस क्लास में आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जाएगा, उसी पर इसकी चर्चा होगी। और वो टॉपिक क्या है, जैसे कि आप लोग इस समय जानते हैं कि आपका चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है और अब आपको इसी से संबंधित अन्य बातें बताई जाने वाली हैं। तो उन बातों में से सबसे पहले आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्रेज बहुत बढ़ चुका है इस कोविड के दौरान। यानी लगभग सभी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे वो आपकी इसी दैनिक यानी जो आपकी कॉलेज टाइम की होती हैं, इन सभी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव का रोल बहुत बढ़ गया है। तो हमें इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरी तरह से ध्यान देना है कि हमारा ये कार्य कैसे कंप्लीट हो। तो सबसे पहले आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं के विषय में बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे अभी अभी आपका ये चैप्टर जो ख़त्म हुआ है, जिसका नाम था साउंड यानी कि ध्वनि, उसी से रिलेटेड हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने के लिए आपकी ही पाठ्य पुस्तक को लिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। ये हमने पढ़ा है। तो अब हम इसके ऑप्शन पर विचार करते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है वायु में, दूसरा लोहे में, तीसरा हाइड्रोजन में और चौथा जल में। तो हम इन सभी ऑप्शनों में देखते हैं कि जो लोहा दिख रहा है ये क्या है, यही तो ठोस है। यानी हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब होगा बी नंबर सही होगा, और जिसमें लिखा है लोहे में। चलिए और आगे देखते हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, ध्यान से सुनिए, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल। देखो, आवर्तकाल से हम आपको फिर से बता दें कि आवर्तकाल कहते किसे हैं। आवर्तकाल का मतलब होता है जिसमें वो दोलन करने वाली वस्तु या कंपन करने वाली वस्तु या चक्कर लगाने वाली वस्तु अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ध्यान दें, ये जो मिनट वाली सुई है, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई। आपके सबके घरों में घड़ियां हैं, दीवार घड़ी है, उसमें देखिए कि आखिरकार मिनट वाली सुई कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा करती है, सेकंड वाली सुई कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है, घंटे वाली सुई कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो हमको उसे देखने पर ये पता चलता है कि सेकंड वाली जो सुई है वो तो अपना एक चक्कर 1 मिनट में पूरा कर लेती है, यानी 60 सेकंड में पूरा कर लेती है। अब इसके बाद नंबर आता है मिनट वाली सुई का। मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। कितनी देर में, मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। यानी मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या होगा, 1 घंटा, यानी 60 मिनट। अब अगर आपसे कोई कह दे कि घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या है, तो धोखे में 60 घंटे न कह जाना। जैसे सेकंड वाली सुई का 60 सेकंड, मिनट वाली सुई का 60 मिनट, तो घंटे वाली सुई का 60 घंटे, तो समझो गलत हो गया। देखो, ध्यान दिया होगा, घंटे वाली सुई 12 घंटे में वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती। तो ध्यान रखना इन सब का आवर्तकाल। तो हमसे खैर इस प्रश्न में पूछा गया था मिनट वाली सुई का आवर्तकाल। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा और अपने दैनिक जीवन पर हमने इस पर विचार किया कि घड़ियों के साथ
कैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो हमें पता चलता है कि मिनट वाली सुई अपना एक चक्कर 1 घंटे में पूरा कर लेती है, यानी इसका जो आवर्त काल होगा 1 घंटा होगा और आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा इस प्रकार से है कि एक इलेक्ट्रॉन की दोलन आवृत्ति, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन की दोलन आवृत्ति यानी n इक्वल टू 20 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज है, यानी इतना है दोलन आवृत्ति का मान। अब पूछ क्या रहा है, कहता है इसका आवर्त काल बताओ यानी t बताओ। तो हमने आपको पढ़ाया है कि ये आवृत्ति और आवर्त काल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं n बराबर 1/t, तो इसलिए t बराबर 1/n। तो 1/n की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10⁻6। तो ध्यान दीजिए 1/20 तो अपनी जगह पर, 10 ऊपर जाएगा तो -6, और आवर्त काल का मात्रक क्या होता है सेकंड। अगर हम इसको सरल करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर 0, 20 25 100, तो 0.05 गुणते 10⁻6 सेकेंड। अब हम इसमें आंसर देखते हैं। चलिए माइक्रो सेकेंड में आ रहा है इसमें कोई जवाब, तो हमें 10⁻6 को किसमें चेंज कर देना है, माइक्रो सेकेंड में। तो ये अपने आप माइक्रो सेकेंड में बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻6 सेकेंड। तो हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए और आगे देखते हैं। फिर हमको इस प्रश्न में एक प्रश्न मिलता है चौथा, ध्यान दें चौथे प्रश्न में क्या बोलता है, कहता है एक कंपित वस्तु का आवर्त काल 1/250 सेकेंड है, यानी आवर्त काल t बराबर 1/250 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, कहता है 2 सेकेंड में बताओ इसमें कंपनों की संख्या कितनी होगी। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि अगर ये क्या है, ये है आवर्त काल t बराबर 1/250 सेकेंड। अब कहता है 2 सेकेंड में बताओ कितने इसमें क्या होंगे, कंपन होंगे। अब आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो पहले तो हम निकलवा लें कि 1 सेकेंड में कितने कंपन होंगे। इसके लिए आवृत्ति निकलवा लें तो प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपनों की संख्या पता चल जाएगी। तो चूंकि n बराबर 1/t, तो इसको उल्टा जब करके रखोगे तो 1/1/1/250 अपने आप 250 हर्ट्ज आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 सेकेंड में लगाए गए दोलनों की या 1 सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, उसी को तो आवृत्ति कहते हो। प्रश्न क्या पूछता है, 2 सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, तो नई लाइन से अर्थात 2 सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। अब आप कहोगे सर ये कैसे, अरे n का मतलब ही है कि प्रति सेकेंड उत्पन्न कंपनों की संख्या को ही तो हम आवृत्ति कहते हैं। तो जब 1 सेकेंड में कितने हैं 250, तो 2 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, 2 गुणते 250, तो ये आ जाएंगे 500, यानी 2 सेकेंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या 500 होगी। तो अब इसमें हम विकल्प देखते हैं कौन सा सही है, डी नंबर। चलिए अपना डी नंबर सही कर लीजिएगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब की आखिरकार प्रश्न नंबर 5 कैसा है। 5 देखिए इस प्रकार से है कि एक कण का आवर्त काल दे रखा है। क्या दे रखा है, आवर्त काल t बराबर 0.02 सेकेंड। ध्यान से सुनना
क्या बोलता है, एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है। चाहिए क्या उसे, उसे तो उसकी आवृत्ति चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आवृत्ति n बराबर क्वेश्चन मार्क फार्मूला लगा दो। n बराबर क्या होता है 1/t, तो n बराबर 1/t की वैल्यू 0.02, पॉइंट हटेगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो 50 हर्ट्ज हमारा जवाब आ जाएगा। यानी 5वें नंबर प्रश्न में जो हमसे पूछता है कि उसकी आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज या 50 चक्कर या 50 कंपन या 50 दोलन, जिसमें भी देगा वही उसकी प्रति सेकेंड आवृत्ति होगी। अब चलते हैं अच्छा प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 6 कैसा है, इसको तो हल करने की जरूरत ही नहीं है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आप उतनी देर से देख रहे हो बार बार हर्ट्ज किसमें लगाया जा रहा है, आवृत्ति में। किसमें लगाया जा रहा है, आवृत्ति में। तो अब हमें यह पहले तीसरे प्रश्न से पता है कि हर्ट्ज क्या है, ये तो आवृत्ति का मात्रक है। तो हर्ट्ज उसमें पूछता है मात्रक है, तो आप लिख देंगे आवृत्ति का, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। फिर पूछता है कि आवर्तकाल t तथा आवृत्ति n में क्या संबंध होता है, ये तुम अभी अभी देख ही रहे हो, हर बार लग रहा है। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध, आवृत्ति n बराबर 1/t। अब अगर कह दो सर इसमें इस प्रकार से नहीं दिया है, तो इसमें ऐसे दिया है कि क्रॉस गुणा कर दोगे तो n गुणते t बराबर क्या मिलेगा 1, यानी आपको इस प्रश्न में सी नंबर में मिल जाएगा n इंटू टी बराबर 1। चलिए और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, वो भी अत्यंत सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वास्तव में ये महत्वपूर्ण होते ही है, पूरे के पूरे चैप्टर का इसमें निचोड़ होता है। वास्तव में हमें इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तो बहुत ही मेहनत से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, परंतु हम लोग इन्हीं जगहों में लापरवाही कर देते हैं, तो बस वहीं अपना कोर्स कमजोर हो जाता है। तो हमें उसको कमजोर नहीं होने देना है, हमें उसे तैयार करना है, मेहनत करनी है, एग्जाम भी देना है, उसकी तैयारी भी करनी है, तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पढ़ना है। चलिए अच्छा और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां क्या है। कहता है तरंग वेग v, आवर्तकाल t तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध। आप लोग तो ये पढ़ रहे हो v बराबर n लैम्डा, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है प्रश्न में, कहते हैं प्रश्न इस प्रकार से दिया जा रहा है v t और लैम्डा। अब आप कहोगे सर v बराबर n लैम्डा तो पढ़े, लेकिन v बराबर t कैसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो n बराबर क्या होता है 1/t, तो इसलिए v बराबर लैम्डा और 1/t गुणा में रखते हैं तो लैम्डा/t। तो हमें प्रश्न नंबर ये 6 नहीं है बल्कि ये प्रश्न नंबर 8 है, तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें विकल्प सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है कि वायु में दो ध्वनियों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात कितना है 1/4। कोई दिक्कत नहीं, वायु में दो ध्वनियों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 1/4 है। बाद में क्या कहता है, इसकी आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा, यानी n1/n2 बराबर क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पहले ये समझिए कि वायु की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वायु में। तो यानी जब वायु में ध्वनियों की बात कर रहा है तो इनकी चाल क्या होगी, दोनों में दोनों की समान होगी, क्योंकि माध्यम समान है, इसलिए उनमें चाल भी क्या होगी, समान होगी। तो नई लाइन से हम सूत्र जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं v बराबर n लैम्डा, तो इसलिए n1 लैम्डा 1
बराबर N2 लेमडा 2, ये हमें देखना है। यानी एक ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, जब v बराबर n लेमडा तो v1 बराबर n1 लेमडा 1, v2 बराबर n2 लेमडा 2, और जब चालें बराबर हैं तो n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n1 अनुपात n2। तो ले आओ इधर n2 को, तो n1 बटे n2 बराबर लेमडा 2 बटे लेमडा 1, ये उधर चला गया। अब आप कहोगे सर हमें तो मान लेमडा 1 अनुपात लेमडा 2 का पता है, यानी इससे हम ये लिख सकते थे कि या लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर 1/4। तो अगर लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर 1/4 हो सकता है, तो लेमडा 2 बटे लेमडा 1 यानी उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1। तो इसलिए n1 रेशियो n2 बराबर 4 अनुपात 1। इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न नंबर 9 का भी हल प्राप्त हो जाता है, जहां पर हमसे इस प्रकार से प्रश्न किया गया है। अब आगे देखिए इसके क्या है, यदि एक तरंग की चाल कितनी है, तरंग की चाल, यहां देखिए प्रश्न नंबर 10 की बात है, कहता है तरंग की चाल v बराबर कितनी देता है, 300 मीटर प्रति सेकेंड। यानी यहां से चाल है 300 मीटर प्रति सेकेंड। बाद में क्या बोलता है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, 75 सेंटीमीटर, लेमडा बराबर 75 सेंटीमीटर। मीटर में बदला दीजिए इसको, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 0.75 मीटर। पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि आवृत्ति बताइए। क्या बताइए, आवृत्ति। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र क्या होगा, v बराबर n लेमडा, तो इसलिए n बराबर v अपान लेमडा। तो ध्यान दें v का मान कितना है, 300, अपान लेमडा का मान क्या है, 0.75। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब आप इसमें भाग देंगे तो 75 का भाग 300 में 4 बार, तो हमारा जवाब आ जाएगा 400 हर्ट्ज। यानी प्रश्न नंबर 10 में कहीं ना कहीं हमको 400 हर्ट्ज या 400 प्रति सेकेंड वो हमें सी नंबर में मिल रहा है। कौन से नंबर में। अब देखिए बच्चों, कुछ ये तो थे हल करने से संबंधी प्रश्न। अब हमें कुछ प्रश्न ऐसे भी मिल रहे हैं जिनमें हमें हल नहीं करना है, केवल ऐसे ही जवाब देना है, अपने थ्योरी के आधार पर जवाब देना है। तो सुनिए जरा ध्यान से। पहला इसमें एक क्वेश्चन है, 11 नंबर में एक क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन। हमने पढ़ा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कण है ना, उनका कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है तल में। यानी जो माध्यम के कण हैं उनका कंपन कहाँ होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो अब इसमें हमारा एक मिलता है ऑप्शन बी, इसमें लिखा है तरंग की दिशा के लंबवत तल में, यानी लंबवत होते हैं कंपन। तो अपना 11वें में बी सही हो जाएगा। जो अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों के कंपन होते हैं वो तो तरंग के संचरित होने की दिशा के अनुदिश, यानी उसी दिशा में आगे कंपन करते हैं, उसमें ऊपर नीचे ऐसे, उसमें अनुदिश। तो इसमें भी बी नंबर सही होगा। यानी अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों का कंपन कहाँ होता है, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश। यानी जहां जिधर तरंग संचरित हो रही उसी दिशा में अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों का कंपन होता है। यानी अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों का कंपन होता है। आगे सुनिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि निम्नलिखित में किस रूप में। तो ध्वनि तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती है वायु में। कौन सी तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य। 14वां नंबर प्रश्न है, तरंग गति में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, क्योंकि हम जानते हैं माध्यम के कण अपने ही स्थान में रहकर अपने
निकटवर्ती कणों को ऊर्जा दे देते हैं। ये हमने पढ़ा है। यानी किसमें? तरंग गति में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे स्थानांतरित होती है? क्योंकि उसमें जो माध्यम के कण हैं वो अपने निकटवर्ती कणों को ऊर्जा दे देते हैं। तो इसमें भी हमें ये जो विकल्प है ये पहले नंबर पर ही मिल जाता है, यानी 14वें का भी ए नंबर सही है। आगे है दो तरंगों के दोलन आयाम। दो तरंगों के दोलन आयाम है 0.2 यानी A1 इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर और A2 इक्वल टू है 0.3 मिलीमीटर। बात इस प्रकार से पूछी जा रही है, कहता है कि इनके द्वारा संचरित ऊर्जा का अनुपात। तो हम आपको बता दें जो संचरित ऊर्जा है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? K1 अपान K2 बराबर A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। तो देखिए जब इसका वर्ग कराएंगे तो 0.04 और इसमें होगा 0.09, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो K1 अनुपात K2 बराबर 4:9। यानी हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? हमें इसमें विकल्प नंबर सी सही करना है। आगे देखिए, एक तरंग की तीव्रता I तथा आयाम A में संबंध। तो इसके लिए भी एक फार्मूला याद रखिए, I प्रोपोर्शनल m n स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब ये हुआ I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। I प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो हमें इसमें 16 नंबर में भी कौन सा नंबर मिलेगा? ए नंबर सही मिलेगा। फिर कहता है अनुप्रस्थ तरंग जो होती है उसमें दो सुरंगों के बीच की दूरी पूछे, चाहे दो गर्तों के बीच की दूरी पूछे, उसे हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा ही कहते हैं। और एक तरंग की जो तीव्रता है, अभी आपने देखी जो तीव्रता आई थी वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? तो 18वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर सही होगा। और आगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। देखो अनुदैर्ध्य तरंगे तो ठोस, द्रव, गैस, चाहे जैसा माध्यम हो सब में उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगों को या तो माध्यम ठोस चाहिए या तो फिर द्रव की ऊपरी सतह पर। तो अब यहाँ पर प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, तो इसमें डी नंबर होगा, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। और अंतिम क्वेश्चन है किसी गैस में किस प्रकार की तरंगे? देखो गैस है तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें अनुदैर्ध्य तो होगी ही नहीं, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग ही इसमें उत्पन्न हो सकती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा विकल्प फिर सही होगा। इसमें कहता है किसी गैस में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है, अगर अभी कुछ मिस्टेक हो गई हो बोलने में तो उसको सुधार लें, कि अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में, और अनुप्रस्थ तरंगे या तो ठोस में या तो द्रव की सतह में। तो अब बात जब गैस की कर रहा है तो अनुप्रस्थ का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, केवल और केवल इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे ही उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब आपका इसमें विकल्प नंबर बी सही है। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्लास में हमने इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन पूरे प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे और इन्हें समझेंगे भी और याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। धन्यवाद।